सर नोट्स ऐसे बनाए कि बाद में मुझे ढूंढने ना पड़े। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने बनाए थे, मतलब चैप्टर 1 मान लीजिए टीचिंग का है तो टीचिंग का ही चलेगा, फिर उसके बाद गैप छोड़ के रिसर्च का चलेगा। ऐसे नहीं कि टीचिंग का आधा बना लिया फिर रिसर्च उसमें इंक्लूड कर दिया, बाद में मेरे को ही कन्फ्यूजन होगा कि मैं कैसे पढूं। सो इसीलिए मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे नोट्स बनाए थे और बहुत ही क्रिस्पी नोट्स बनाए थे। ऐसा नहीं कि जितना आपने मटेरियल दे दिया एक चैप्टर का मैंने सारा लिख लिया, छोटे छोटे ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और जैसे आप भी सजेस्ट करते थे कि कीवर्ड्स देखो तुम लोग, सो कीवर्ड्स भी एक साइड पे मैंने कीवर्ड्स लिख लिए थे सारे, चाहे डेफिनेशंस हो, कुछ मेथोडोलॉजी का हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हो, तो मैंने सारे ऐसे क्रिस्पी नोट्स बनाए थे। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. Myself Talveer Singh, your host for today. टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके साथ हर प्रोफेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इस प्रोफेशन में जाने के लिए हमें जेआरएफ का रास्ता है वो अपनाना पड़ता है। हर साल लाखों बच्चे यूजीसी नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से सिर्फ 1% स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पा रहे। आज हमारे साथ एक ऐसे ही टॉपर हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में अपना जेआरएफ क्लियर किया है। वेलकम उपासना ऑन कैमोमाइल टी विद टॉपर्स। Thank you so much, sir, for inviting me here and giving me the opportunity to share this platform. I'm very much grateful to the Unacademy team and also to yourself. बात करते हैं आपकी जेआरएफ जर्नी की। जिस दिन रिजल्ट आया, जब आपने रिजल्ट देखा और आपको पता चला कि आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है, तो वो उस मोमेंट पे जो आपकी एक्साइटमेंट लेवल था, क्या उसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो? उस दिन जो आप फील कर रहे थे। सर जिस दिन रिज़ल्ट आया तो जब मुझे पता चला कि आई हैव क्लियर्ड बोथ द एग्ज़ाम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी और जेआरएफ का भी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई वाज़ वेरी हैप्पी। और जब मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया वो लोग भी बहुत हैप्पी, बहुत प्राउड फील कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऑब्वियसली जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है उन लोगों का भी बहुत एक्सपेक्टेशंस था, सो आई हैव लिव्ड अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो, सो इसलिए आई वाज़ वेरी हैप्पी सर। ओके, सो अब थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आप अपनी स्टडी है वो कंप्लीट किया? Sir, basically, my hometown is Tinsukia. There is a place Tinsukia in Assam. Okay. But शादी के बाद I moved to Guwahati and सर मैंने HS Tinsukia से ही किया था, but graduation and post graduation मैंने गुवाहाटी से किया है। ग्रेजुएशन मैंने बी बोरा कॉलेज से किया है and then post graduation Guwahati University under the Department of Business Administration and now I am pursuing PhD under that department also. Okay, great. तो शुरू से ही था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, या मतलब कहीं कोई एक्सटर्नल एलिमेंट था, वो कोई क्यू था जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, या मैं रिसर्च में जाना चाहती हूँ, या यहाँ पे मैं अच्छा कर सकती हूँ? सर एक्चुअली इनिशियली जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था तब मैं कैंपस में सिलेक्ट हो गई थी। आई वर्कड इन अ प्राइवेट बैंक फॉर ऑलमोस्ट 2 years, बट देन आई हैड सर्टेन इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, सो जिसके वजह से मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। एंड ऑब्वियसली इन द बैक ऑफ माई माइंड मुझे हमेशा रिसर्च एंड टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने बैंक में जब थी मैंने तभी उन लोगों को भी बोला था कि आई नीड टू परस्यू PhD, और अगर ऐसा प्रोविज़न है तो मैं फर्दर PhD परस्यू करना चाहती हूँ। तो सर उसके बाद मेरा थोड़ा हेल्थ इशू के वजह से थोड़ा गैप आ गया, बट देन आई एक्चुअली सॉ योर इंटरव्यू इन यूट्यूब, CTWT इंटरव्यू, और तब मुझे एक्चुअली वो एक्चुअल मोटिवेशन मिला, सिंस आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन द रिसर्च फील्ड। तो वहाँ से आपका वीडियो देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिला एंड देन आई फेल्ट कि मुझे भी NTA नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए एंड एग्ज़ाम देना चाहिए। ओके, अगर मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपसे पूछूं, मतलब अगर आप बहुत क्रिस्पी तरीके से बताओ कि ये जो जर्नी थी वो ईजी थी, डिफ़िकल्ट थी, या आप उसको मॉडरेट मानते हो? सर एज सच ऐसे हम लोग तो इजी, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट नहीं बता सकते, बिकॉज़ सब लोगों की जर्नी अलग अलग होती है। जो मेरी जर्नी थी इनिशियल पॉइंट में थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी हुआ था बिकॉज़ मेरा कोई गाइडेंस नहीं था, बट जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया और आपके क्लासेस लिए, सो आपके सपोर्ट एंड गाइडेंस से इट बिकेम वेरी इजी, और मुझे तब पता चला कि कैसे सिस्टमेटिकली अपने रूटीन या शेड्यूल को प्रिपेयर करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज उसके डाइवर्ज करनी चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं शुरुआत की, मतलब जब आपने
आपके माइंड में वो चीज़ आई कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो वो हमेशा एक डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है जब आपको कुछ पता नहीं होता है। तो आप वो स्टार्टिंग कैसी रही और किस तरीके से मतलब आपने सोचा कि हाँ मुझे करना है, या किस तरीके से आपने उस रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की कोशिश की, या उस टाइम पे आपने मतलब बेसिकली क्या किया था? सर इनिशियली जब मैंने सोचा कि मैं एनटीए के लिए प्रिपेयर करूँगी तो इनिशियली यूजीसी के वेबसाइट पे जाके मैंने पूरा सिलेबस देखा कि कौन से है, और मुझे मैनेजमेंट में ही करना था, सो मैंने मैनेजमेंट का भी सिलेबस देखा। तो जो पेपर 1 था मुझे लगा कि उसमें मे बी मेरा कुछ मतलब लैक मैं हो सकती हूँ। तो मैंने पेपर 1 के लिए फिर पूछा अपने फ्रेंड्स से कि कुछ अगर वो लोग टिप्स जिन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर कुछ वो गाइड कर सकते हैं, लेकिन एज सच किसी ने इतना गाइड नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मैं इंटरनेट पे ही देखती हूँ अगर कुछ मिलता है तो। फिर मैंने सर्च किया इंटरनेट पे और मुझे ऐसे पता चला कि अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैंने जब आपका CTWT इंटरव्यू देखा था तब मुझे नहीं पता था कि आप अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहे हैं। बट देन सर्च करते करते एक दिन मुझे मतलब दिख गया कि आप भी एजुकेटर है वहाँ पे। सो आई वांटेड टू जॉइन योर क्लासेस एंड देन आई डिसाइडेड कि अगर मुझे प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहिए, बिकॉज मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा गैप आ गया था, तो देन आई डिसाइडेड कि मैं अनअकैडमी आपकी क्लासेस ज्वाइन करूँगी टू गेट द प्रॉपर गाइडेंस। ओके, तो मतलब वो एक जर्नी रही, कुछ मतलब आपको कुछ ना नॉलेज होने से धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ों के बारे में पता चला। मतलब जब आपने सिलेबस देखा, आपने देखा कि अच्छा ये पेपर 1 का सिलेबस है और ये पेपर 2 का सिलेबस है, तो फर्स्ट थॉट क्या था आपके माइंड में कि ये हो पाएगा या ये नहीं हो पाएगा? मतलब क्योंकि JRF वो भी 71% पे, इट इज़ नॉट लाइक दैट ईजी। जब आपकी कट ऑफ 64% जा रही है और आपके एग्ज़ाम में 71% मार्क्स आ रहे हैं, उससे पहले जब आपने शुरू किया था तब आपको लगता था कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हो, या आप कर लोगे, या आप एक एक्सपेरिमेंट ही करना चाहते थे बस? सर पहले जब मैंने सिलेबस देखा तो जब मैंने मैनेजमेंट का देखा तो मैनेजमेंट के जो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो मेरे क्लियर थे। तो मुझे सेकंड पेपर के बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि इसमें मैं कर सकती हूँ। लेकिन जो फर्स्ट पेपर था उसमें बहुत सारे न्यू थिंग्स थे जो पहले हमने कभी नहीं पढ़े हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग भी थोड़ा बहुत ही पता था, इतना सारा इन डेप्थ नहीं पता था। तो तब थोड़ा वो फर्स्ट पेपर मुझे डिफ़िकल्ट लगा था। बट देन जब प्रॉपर गाइडेंस से मुझे सारे मटेरियल्स मिल गए अनअकैडमी पे ही, तो उससे बहुत हेल्प हो गया एंड आई प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, तो हम अब पहले पेपर 1 से रिलेटेड है वो बात करेंगे, क्योंकि पेपर 1 है वो सभी के लिए कॉमन है। कोई भी स्टूडेंट है जैसे UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना, उसे पेपर 1 है वो देना पड़ता है। तो आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या रही है पेपर 1 से रिलेटेड, कि आप पेपर 1 में किस तरीके से आपने आगे बढ़े और किस तरीके से आपने पेपर 1 में अच्छा स्कोर किया? सर जब मैंने पेपर 1 देखा तो वहाँ पे जैसे LR हो गया, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, वो सब प्रैक्टिकल पोर्शंस थे, और फिर टीचिंग एंड रिसर्च वेरी कॉन्सेप्चुअल थे। तो मुझे लगता था कि वो जो 4 मतलब एरियाज़ है उनमें मैं मतलब अच्छा स्कोर कर पाऊँगी, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल जो मतलब मगअप करने वाली चीज़ है वो मुझे थोड़ी दिक्कत लगे। जैसे हायर एजुकेशन हो गया, पीपल एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज वहाँ पे स्टैटिक पोर्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे मगअप करना पहले से ही मतलब वो अच्छा नहीं लगता था वो सब्जेक्ट्स। बट टीचिंग, रिसर्च, फिर प्रैक्टिकल पोर्शंस, उन सब में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ वो। तो अकॉर्डिंगली मैंने प्लान किया, और स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने डिफरेंट ऐसे कॉपीज़ पे मतलब नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और आप जैसे बोलते हो क्लास में कि निमोनिक्स बना के, तो निमोनिक्स बना के भी मैंने याद कर लिए थे वो। और बाद में आई थिंक आई स्कोर्ड वेल इन द एग्ज़ाम इन फर्स्ट पेपर ऑल्सो। कुल मिला के आपने एक सिस्टम को फॉलो किया पेपर 1 से रिलेटेड, कि हाँ हम अगर पेपर 1 में हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं। यहाँ पर ना एक स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है, कन्फ्यूज़न नहीं मतलब जो फर्स्ट टाइम पे प्रिपेयर करते हैं, जैसे आपने भी बोला कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो आपको लगता था कि शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ में हमेशा लाइक उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करना है या पेपर 2 पे फोकस करना है, या मैं बोलूँ कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस करते हैं और पेपर 1 को वो इग्नोर कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम पेपर 1 पे उतना फोकस ना करके पेपर 2 के थ्रू अपना JRF क्रैक कर सकते हैं, या आपके पर्टिकुलर केस में क्या ऐसा था, या आपको लगता है कि नहीं हमें दोनों पेपर पे मतलब प्रॉपर वेटेज देनी चाहिए? सर जो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच मतलब बैलेंस अप्रोच से चलूँ, बिकॉज पेपर 1 भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पेपर 2, और पेपर 1 का सिलेबस बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू पेपर 2। सो अगर हमने पेपर 1 का अच्छे से कर लिया, वहाँ पे हम लोग अगर 80 के अबव स्कोर कर पाए तो उसमें तो हम लोगों का बहुत एडवांटेज होगा।
बिकॉज पेपर 2 में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. अगर किसी का कोर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है और पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट पेपर 1 में उन्होंने 80 से अबव स्कोर कर लिया, तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के. आई थिंक दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. एंड ऑब्वियसली पेपर 2 में भी मैं उतना ही फोकस कर रही थी जितना मैंने पेपर 1 को दिया. सो आई यूज्ड टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. तो मतलब आपने दोनों में से किसी को भी इग्नोर नहीं किया, प्रॉपर तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 में आपने अपनी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो किया. हम अभी पेपर 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है. पहले हम पेपर 1 से रिलेटेड जितनी भी बातें उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. अब पेपर 1 में हमें पता है कि 10 यूनिट्स होती हैं और हम हर यूनिट में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ये आपको भी पता है. कुछ ना यूनिट्स होती हैं जिसको आप मतलब बोलते हो कि नहीं ये तो मैं अच्छे से आसानी से कर लूँगी, अगर मेरे को कम टाइम भी मिलेगा तो कर लूँगी. और कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि नहीं इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. तो आपके लिए वो पोर्शन कौन सा था और उसको आपने किस तरीके से टैकल किया? सर अगर मैं इजी तो नहीं बोल सकती, लेकिन जिसमें मैं कंफर्टेबल थी वो लाइक प्रैक्टिकल पोर्शन जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग या फिर टीचिंग एंड रिसर्च हो गया, वो मेरे कंफर्ट जोन में थे. बट पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े, बिकॉज बहुत याद करना पड़ता है, बहुत टाइम तक आपको याद नहीं रहते कुछ चीज़ें. सो यू नीड टू गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ दो सब्जेक्ट्स. सो मैंने पहले क्या किया था, जैसे रूटीन हम लोग का शेड्यूल होता है, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली मैंने पहले जो मुझे कंफर्ट लगे मैंने उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया और साइड बाय साइड मैंने डिफ़िकल्ट जो पोर्शंस थे उनको डिवाइड कर लिया छोटे छोटे पोर्शंस में, सो दैट मैं दोनों को कंप्लीट कर सकूं. तो ऐसे मैंने फर्स्ट पेपर में मतलब ये डिवाइड किया था. मतलब जो डिफिकल्ट पोर्शन आपको लगता था उसको मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, मतलब उसको छोड़ा नहीं आपने उसको भी, और उसको भी सही तरीके से ही कंप्लीट किया और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना अच्छा स्कोर है वो कर लिया है. ओके, तो आपने बोला कि जो पोर्शन आपको डिफ़िकल्ट लगता था उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने अपनी स्ट्रैटेजी है वो बनाई है. अब पेपर 1 में आपने बताया कि कम सिलेबस है और उसको आसानी से हम कवर कर सकते हैं. अगर आप 80 प्लस स्कोर उसमें ले लेते हो तो डेफिनेटली आपके जो JRF के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अब यहाँ पर जो पॉइंट आता है ना कि आप स्ट्रैटेजी को तो फॉलो कर रहे हो आप अपनी, उसमें नोट्स का एक अपनी इम्पॉर्टेंस होती है. जैसे हम बोले ना कि हम नोट्स बनाना ज़रूरी होता है. यहाँ पर स्टूडेंट उसी तरीके की कैटेगरी में आते हैं कि या तो मतलब नोट्स से रिलेटेड उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि बनाएं या ना बनाएं, बनाएं तो कितने बनाएं. तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि नोट्स बनाने कितने इंपॉर्टेंट हैं और आपके बेसिक टिप्स हैं जो 3-4 आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे कि नोट्स में ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए और किस तरीके से हमें एक अच्छे तरीके से नोट्स बनाने चाहिए जो कि लास्ट डेज में हमारी हेल्प करें. सर नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम लास्ट एग्ज़ाम रिवाइज़ करते हैं तब तो हमारे जो नोट्स है उन्हीं से हम रिवाइज़ करते हैं. इसीलिए जब मैंने क्लासेस अटेंड किए थे आपके लाइव क्लासेस, तब मैं रनिंग नोट्स बनाती थी क्लास में ही. जो पोर्शन मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है तो उनका रनिंग नोट्स बना लिया. फिर आफ्टर द क्लास मैं क्या करती थी, जो पोर्शंस मुझे लगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, तब मैं या फिर इंटरनेट से कुछ एडिशनल सर्च कर लेती हूँ, या फिर जो मैंने KVS मदान की जो पेपर 1 की बुक है वहाँ पे भी बहुत सारे मटेरियल्स है, या फिर अनअकैडमी में जो आप क्लासेस के बाद भी जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं. तो उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख के मैं उनको नोट डाउन करती थी और हमेशा मैं ऐसे स्कोप रखती थी कि एक पेज में मैंने अपने नोट्स बना लिए तो नीचे थोड़ा स्पेस रख देती थी. अगर कुछ बाद में मुझे रिमाइंड मतलब हो गया या फिर कुछ बाद में मुझे मिल गया मटेरियल तो उसको भी मैं ऐड कर सकूँ. और सर नोट्स ऐसे बनाए कि बाद में मुझे ढूंढने ना पड़े. चैप्टर बाय चैप्टर मैंने बनाए थे, मतलब चैप्टर 1 मान लीजिए टीचिंग का है तो टीचिंग का ही चलेगा, फिर उसके बाद गैप छोड़ के रिसर्च का चलेगा. ऐसे नहीं कि टीचिंग का आधा बना लिया फिर रिसर्च उसमें इंक्लूड कर दिया, बाद में मेरे को ही कन्फ्यूजन होगा कि मैं कैसे पढूं. सो इसीलिए मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से सारे नोट्स बनाए थे और बहुत ही क्रिस्पी नोट्स बनाए थे. ऐसा नहीं कि जितना आपने मटेरियल दे दिया एक चैप्टर का मैंने सारा लिख लिया. छोटे छोटे ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जैसे आप भी सजेस्ट करते थे कि कीवर्ड्स देखो तुम लोग, सो कीवर्ड्स भी एक साइड पे मैंने कीवर्ड्स लिख लिए थे सारे, चाहे डेफिनेशंस हो, कुछ मेथोडोलॉजी का हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हो, तो मैंने सारे ऐसे क्रिस्पी नोट्स बनाए थे. तो यहाँ पर नोट से रिलेटेड एक जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा या इनके साथ जो डिस्कशन में इनकी स्ट्रैटेजी में है कि नोट्स आप जितना क्रिस्पी वे में बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. क्योंकि अगर आप पूरी बुक है जो उसी को मतलब लिख देते हो तो फिर वो नोट्स बनाने का जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो हमारा सॉल्व नहीं होता.
और दूसरा एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उन्होंने बताया कि जो भी आप टॉपिक के नोट्स बना रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपका एक टॉपिक अगर ख़त्म भी हो जाता है तो उसके बाद आप उसको एक पेज की स्पेस है वो दे दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इतना सारा सिलेबस है, आपको कहीं ना कहीं उस पॉइंट से रिलेटेड किसी मॉक टेस्ट में, किसी PYQ में कुछ नए पॉइंट हैं वो ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप पर्टिकुलरली उस पेज पे आके उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, ताकि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपका एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाए, आपको मतलब यहाँ वहाँ पर जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो पेपर 1 के लिए आपके सोर्सेज कौन से थे? आपने क्या क्लासेस को सही तरीके से फॉलो किया, या आपने कुछ बुक्स को भी फॉलो किया, या मतलब आपके सोर्सेज बेसिकली क्या थे पेपर 1 से रिलेटेड? सर पेपर 1 से रिलेटेड सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्स की बात करूँ तो अनअकैडमी के आपके क्लासेस ही मैंने फॉलो किए थे, और किसी एजुकेटर के नहीं किए थे, सिर्फ आपके किए थे। और फिर आपने ही सजेस्ट किया था KVS मदान की जो बुक है, वहाँ से PYQs या फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए वो बुक फॉलो किया था, बट अदरवाइज मैक्सिमम पोर्शन मैंने आपके मटेरियल से ही कवर किए थे सर पेपर 1 के लिए। ओके, तो पेपर 1 में अच्छी सी कमांड जब आपको हो गई थी तो आप लगा कि हाँ पेपर 1 में हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। बट जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, जैसे अभी इससे पहले हमने स्टैटिक पोर्शन के बारे में डिस्कस किया कि स्टैटिक पोर्शन में आपने बताया हायर एजुकेशन या पीपल और डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको मतलब याद करना काफ़ी लंबे समय तक डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में मतलब आपकी क्या राय है? क्योंकि जो डाटा इंटरप्रिटेशन है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए तो वो एक घोस्ट की तरह है, उनको लगता है कि यार ये तो अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शायद वो मैथमेटिक्स के बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? जबकि आपने बताया कि आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अच्छा था स्टार्टिंग से ही, तो आपको वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है उनको किस तरीके से इन सारी चीज़ों को डील करना चाहिए, या अगर वो उनके माइंड में फियर है एक मैथमेटिकल रीजनिंग का या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो उसको वो किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं? सर आई थिंक जो प्रैक्टिकल हम बोलते हैं वो प्रैक्टिस, जो हम बोलते हैं प्रैक्टिस वर्ड, उसी से प्रैक्टिकल भी आया है। सो जो प्रैक्टिकल पोर्शंस है वो डेली प्रैक्टिस करना, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, आपने क्लास में तो करवा दिया, क्लास में हमने समझ लिया, लेकिन बाद में जो अगर कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आ गया, कोई दूसरा एग्जाम्पल आ गया, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए हमें फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अदरवाइज आज आपने सिखा दिया, फिर 2 दिन बाद फिर भूल जाएंगे, क्योंकि वो टेक्निक्स होती है कुछ सॉल्व करने की, शॉर्टकट टेक्निक्स आपने सिखाई थी। तो मैंने ये किया था कि आपने जिस दिन प्रैक्टिकल का क्लास लिया था, आपका क्लास हो गया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके मैंने उसी टाइम पे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए। फिर आप जब मैंने जो शेड्यूल बनाया था उसमें मेरा डेली रूटीन में प्रैक्टिकल के लिए एक शेड्यूल होता ही था, अलॉटेड एक स्लॉट, तो उसमें मैं डेली प्रैक्टिस करती थी जितने सारे प्रैक्टिकल पोर्शंस हैं सर। कि मतलब कहीं ना कहीं बेसिक्स पे काम करने के बाद आपको मतलब कॉन्टिन्यूस जब तक एग्जाम नहीं होता प्रैक्टिकल पोर्शन पे हमें मतलब कमांड करनी पड़ेगी, लगातार उस पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब पेपर में जाके वो बन नहीं पाता, क्योंकि टाइम का भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। और कभी कभी सर हमें डेटा इंटरप्रिटेशन देख के लगता है बहुत इजी होगा, हम एग्जाम में कर लेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस जब नहीं करते हैं तो बाद में एग्जाम में वो जो परसेंटेजेस के लिए मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ता है, कभी कभी वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं एग्जाम के एंजाइटी में या प्रेशर में, तो इसीलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। मतलब लगातार कॉन्टिन्यूस तरीके से हमें प्रैक्टिस है वो करते ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं एक वो लैकिंग आ ही जाएगी, जो क्लास में शायद हमें लगता है कि हम आसानी से बना लेंगे, बट जब हम पेपर में जाते हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से बन नहीं पाता। हमने बात की आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी के बारे में, सोर्सेज के बारे में। अब एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न भी रहता है, या कन्फ्यूज़न इस तरीके से एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी रहती है, वो है कि रिवीजन के बारे में। हमें पता है कि हमारा सिलेबस इतना है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, मतलब उसमें आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, और वो भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद करनी पड़ेंगी, तो जिसमें रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हो। तो आपको क्या लगता है कि रिवीजन का कितना रोल है आपकी इस प्रिपरेशन में, या आप रिवाइज कैसे करते हो? क्योंकि स्टूडेंट्स की ये क्वेरी अक्सर होती है कि हम पढ़ते तो जाते हैं, बट आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो पीछे का पोर्शन है उसको भूलते जाते हैं, मतलब लगता है कि हम सिर्फ दौड़ रहे हैं, बट जो पीछे का पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाते हैं, और कुछ नया करने की वजह मतलब नया याद रहता है और पीछे का भूल जाता है। तो डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, उसके लिए आपकी जो रिवीजन की स्ट्रैटेजी है वो क्या रही थी? सर मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, बेसिकली मैं अपने रूटीन को इतने अच्छे से बना लिया मैंने कि रूटीन में मेरा नोट्स मेकिंग का भी स्लॉट है, फिर रिवीजन का भी है, फिर क्वेश्चंस के भी है, PYQ सॉल्व करने के लिए भी। बिकॉज हम लोग अगर कुछ पढ़ते हैं, नोट्स हमने बना लिया,
लेकिन उसको अंडरस्टैंड करके बाद में मतलब रिमाइंड करना बार बार, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम एग्ज़ाम से पहले इतना सारा सब्जेक्ट्स है, मान लीजिए पेपर 1 का 10 सब्जेक्ट्स, फिर पेपर 2 पे भी 10 सब्जेक्ट्स है, तो इतना सारा याद नहीं रहेगा अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो। सो आई थिंक रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जब किया था तो मैंने क्या किया था, एक वीक का मेरा जो शेड्यूल है उसमें मान लीजिए आप रिसर्च पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, आपके रिसर्च में भी 3 क्लासेस हो गए, तो उसके बाद मैं 3 क्लासेस के बाद जो जो नोट्स मैंने बनाए थे वो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अगर टीचिंग का आपने कुछ पढ़ा है तो ऐसे ही मैं अकॉर्डिंगली शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं रिवीजन के लिए भी सर प्रोविज़न रखती थी अपने शेड्यूल में ही। मतलब कहीं ना कहीं हमें स्टार्टिंग से ही मतलब एक Yes. रिवीजन के लिए अलग से स्लॉट रखना चाहिए, मतलब Yes, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। Yes, अगर हम वो- सोचें कि लास्ट में जाके रिवाइज कर Yes, लेंगे तो वहाँ पे मतलब दिक्कत है वो कहीं ना कहीं फेस Yes, करनी पड़ सकती और है। और सर प्रैक्टिकल जो पोर्शंस थे उनमें रिवीजन तो होना ही नहीं चाहिए, वो डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। बिकॉज थियोरेटिकल तो फिर भी हम लोगों को थोड़ा कीवर्ड से याद रह जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो बाद में तो हम लोग उसको मगअप तो नहीं कर सकते जो प्रैक्टिकल पोर्शन Yes, है। बिल्कुल। सो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थियोरेटिकल पोर्शन एंड प्रैक्टिस फॉर द प्रैक्टिकल पोर्शंस। तो रिवीजन के लिए देखिए आप दोनों पोर्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। जो पोर्शन आपका थ्योरेटिकल है उसके लिए आप एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाइए कि आपके डेली के शेड्यूल में एक स्लॉट होना चाहिए, जिस स्लॉट में आप अपनी रिवीजन करेंगे उसमें आप अपना अच्छे से चीज़ को रिवाइज करेंगे। और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसकी रिवीजन की तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बस उसमें ये है कि आप उसको एक पर्टिकुलर थोड़ा सा भी टाइम दोगे। अगर आप एक दिन में एक डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर रहे हो या मैथ के 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उससे भी ये जो चांसेस होते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन में फुल मार्क्स लेके आने के, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करना है। अब उसके बाद रिवीजन आपने बताया कि आप मतलब बहुत लंबे समय तक आपने गैप नहीं दिया, आप साथ ही साथ उसको रिवाइज करते रहते हो, या जब भी आपका जो टाइम का स्लॉट है उसमें सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं तो आगे बढ़ते रहोगे और पीछे का जो पोर्शन है वो हमारा रह जाएगा। अब पैटर्न हमारा जो चेंज है वो हो चुका है, आप लोग को पता है कि अब ऑनलाइन है और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए हमें जो मॉक टेस्ट हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। किस तरीके से हम अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली वो पेपर में जाके शायद ऑफलाइन सिर्फ पढ़ेंगे तो ऑनलाइन एग्जाम देना इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मॉक के बारे में आपकी क्या राय है, या आपने कितने मॉक प्रैक्टिस किए, मॉक किस तरीके से प्रैक्टिस किए, क्या फ्रीक्वेंसी थी, आप थोड़ा डिटेल में बताइए मॉक्स के बारे में। सर जैसे मैंने बोला कि नोट्स मेकिंग के बाद रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमने पढ़ाई तो कर ली, अब इवेलुएट तो हम लोगों को करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम लोग को इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। पिछली बार अगर मैंने कुछ मिस्टेक्स किए थे उसका इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोगों को MCQs लगाने हैं। और आई थिंक अनअकैडमी पे बहुत सारे MCQs है जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। आई थिंक मोर देन 8000 MCQs हम लोगों ने सॉल्व किया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल है, इनफैक्ट फ्री क्लासेस में भी है। सो आई थिंक मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैं मॉक्स लगाती थी तब मैं साथ ही साथ जब मेरा मॉक्स का मार्क्स आ जाता था उसके साथ उन लोगों का भी एनालिसिस एक आता था, मतलब क्वेश्चन आंसर के एनालिसिस। सो जो मैंने गलत किए थे आई ऑलवेज यूज टू मेक नोट्स ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसमें मैंने गलत किया, बिकॉज दैट वे अगर बाद में फिर से वो क्वेश्चन कभी आएगा तो आई कैन अटेम्प्ट दैट करेक्टली। तो मैंने MCQ लगाए थे। और सर PYQ में क्या होता है, जो पिछले मतलब साल के क्वेश्चन है उनको हम करते हैं PYQ में, लेकिन मॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस भी आते हैं जो वेरी मच इंपॉर्टेंट है, लाइक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी। और हम लोगों का बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आई थिंक मॉक्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड ओनली स्टडी, आप अगर सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो लेकिन मॉक्स नहीं लगा रहे हो, खुद की इम्प्रूवमेंट के बारे में तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आई थिंक सेल्फ एनालिसिस के लिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिर्फ मॉक्स लगाने ही नहीं है, उसके बाद एनालिसिस भी करना है उन मॉक्स के जो आपने गलत किए और जो सही किए, उनको भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई थिंक उनको नोट डाउन करके रखना चाहिए, बाद में इजी होता है सर रिवाइज करने के लिए। इसी पॉइंट पे आने लगा था कि मॉक्स लगाना अलग बात है, बट उसका एक एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फाइनल में उनको कुछ ना कुछ मार्क्स है वो उस वजह से कट जाते हैं, क्योंकि शायद वो मॉक में कंसेप्ट था उस टाइम पे हमने नहीं सीखा उसको, और वही एग्ज़ाम में आ गया और वहाँ पे भी हम उस चीज़ को नहीं बना पाए। तो मतलब मॉक्स की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। अब आपने बताया कि आपने मॉक्स सही तरीके से लगाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस की और उसके साथ साथ आपने उनका एनालिसिस भी किया।
अब मॉक्स का मतलब एक फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं आपसे पूछूं या इंटरवल के बारे में पूछूं, तो क्या क्या लगता है आपको कि क्या एक अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी होती है मॉक लगाने की, या आप जिस दिन से आप प्रेपरेशन शुरू करते हो क्या उसी दिन से मॉक लगाने चाहिए? और इसी के साथ एक दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मॉक्स में मार्क्स कई बार ज़्यादा आ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कई बार कम आ जाते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो मतलब उसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या वो ज़्यादा नंबर आने कोई बहुत बड़ी खुशी की बात है, या कम नंबर आने एक 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 दुख की बात है? तो उसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली वी वर वेरी प्रिविलेज्ड बिकॉज अनअकैडमी जो मॉक्स में उन लोगों का जो मॉक्स का मटेरियल था वो लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब वीकली मॉक हो गया, फिर आपको 15 डेज में मॉक हो गया, फिर डेली मॉक भी आया था बाद में। सो आई थिंक वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से था, एंड वेन एवर देयर इज़ अ मॉक टेस्ट मैं कभी उसको मिस नहीं करती थी, चाहे मेरा सिलेबस कितना भी कंप्लीट हुआ हो, मैं मॉक लगाती थी। बिकॉज दैट वे मुझे पता चलता था कि मैं कितनी मतलब लैग कर रही हूँ, और मैं कभी मार्क्स के लिए मैंने कभी कंसंट्रेट नहीं किया कि मेरा फर्स्ट आ गया या सेकंड आ गया, किसी और का फर्स्ट आ गया। मैं सिर्फ देखती थी कि मैंने पिछले मॉक से कितना इम्प्रूव किया है। आई हैव ओनली फोकस्ड ऑन माई इम्प्रूवमेंट ओनली, और मैंने सिर्फ अपना सेल्फ एनालिसिस ही किया। ऐसा नहीं देखा कि मेरा जितना भी रैंक आए, लेकिन मैंने ये देखा कि मेरा इम्प्रूव हुआ कि नहीं। सो इम्प्रूवमेंट इज़ व्हाट मैटर्स, आई थिंक वही मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो ये हमने सारी चीज़ों के बारे में बात की, PYQ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, मॉक टेस्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो पेपर 2 के लिए भी क्या सेम स्ट्रेटजी फॉलो किया आपने, या फिर उसमें आपने कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स किया है, या आपको लगता है कि नहीं पेपर 1 के लिए मुझे अलग से पढ़ना है या पेपर 2 के लिए मुझे अलग से पढ़ना है? थोड़ा पेपर 2 के बारे में बताइए जो कि मैनेजमेंट है आपका। सर पेपर 2 का सिलेबस थोड़ा मतलब पेपर 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वास्ट है, और उनमें भी 10 ही सब्जेक्ट्स है, लेकिन फिर भी वास्ट है सिलेबस। तो मैंने मैनेजमेंट का देखा कि मेरे कौन कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, पहले उनको देखा मैंने। बिकॉज फाइनेंस मेरा अच्छा था, फिर मेरा HRM भी अच्छा था, तो मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी। लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, जैसे वो बहुत मगअप करना पड़ता है, तो उसमें भी मैंने ऑलमोस्ट सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि जो मेरे कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उनके नोट्स मैं बनाती नहीं थी इतना। जो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग या PYQ के अकॉर्डिंग, तो उनका मैं नोट्स अच्छे से बना लेती थी। और उसमें भी बहुत स्टैटिक पोर्शंस होते थे, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंसेप्शन ईयर, फिर आप मान लीजिए किसी का मेंबर्स कौन कौन है, लाइक EU के मेंबर्स एंड ऑल्सो, वो सब याद रखना। और मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे डेफिनेशंस मैच करने के लिए देते हैं कि कौन से ऑथर ने कौन सा डेफिनेशन बोला। सो उसके लिए मैंने अलग से एक कॉपी रखा था, उसमें भी मैंने डेफिनेशन सारे, आई थिंक आई गॉट मोर देन 60 डेफिनेशंस ऑफ 60 डिफरेंट ऑथर्स। सो उसके लिए भी अलग से कॉपी बना के रखा था। आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट सर। मतलब अगर देखें मोर और लेस दोनों पेपर की सेम ही स्ट्रेटेजी रही है, मतलब Yes. जिस तरीके से पेपर 1 में आपने Yes. जो अप्रोच को यूज़ किया उसी तरीके से आपने और पेपर सर, 2 में भी यूज़ किया। जी। यस सर। और सर आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट। मैंने जब पेपर 2 अटेम्प्ट किया था, मैंने मटेरियल ले लिया था, मटेरियल जो था मेरा, बट व्हेनेवर मुझे कन्फ्यूजन होता था तो मैं सिर्फ अपने PG के कोर्सेज के जो बुक्स थे वो बहुत अच्छे बुक्स थे, सो आई ऑलवेज यूज टू रेफर टू दोज बुक्स। बिकॉज अननेसेसरी आप मटेरियल्स एक्यूमुलेट करके फिर सारा कुछ पढ़ने जाएंगे तो आपका नहीं होगा। एक ही जगह पे फोकस करेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा एडवांटेजेस होता है सर। तो कहीं ना कहीं अगर मतलब वो ऑथेंटिक बुक्स आ जाती हैं, आप Yes, कह sir. सकते हो कि जो आप UG और PG में पढ़ते Yes, हो तो sir. वो आपकी एक ऑथेंटिक बुक्स हैं, Yes, sir. वो रहती हैं। तो मतलब पेपर 1 और पेपर 2 को आपने एक ही तरीके से और इक्वल इंपॉर्टेंस देके आगे बढ़ाया। कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जब आपका JRF क्लियर हुआ उस टाइम पे तो काफ़ी बड़ा गैप हो गया था, मतलब लाइक वैसे 6 मंथ में एग्ज़ाम हो जाता है बट उस टाइम पे 9 या 10 मंथ हो गए थे कोविड की वजह से। Yes. तो ये जो टाइम रहता है इसमें कभी कभी आपको लगता है कि अब नहीं हो रहा, मतलब जैसा आप बोल सकते हो कि मोटिवेशन की जो कमी है वो कहीं ना कहीं हमें रहता है कि अब मोटिवेटेड नहीं रहे हैं, तो वो उस मोटिवेशन को वापस लेके आने के लिए मतलब व्हाट यू डिड कि यार नहीं मुझे तो चलते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमेशा आपके साथ चलती हैं वो जो डिस्ट्रैक्शन भी बन जाती हैं, तो उस Yes, चीज़ sir. को किस तरीके से डील किया? सर एक्चुअली मैंने दिसंबर 19 में जब नेट क्लियर कर लिया था तब मुझे एक्स्ट्रा एक मोटिवेशन वैसे ही मिल गया था कि अभी मुझे JRF करना ही करना है। बिकॉज
ओनली 2 मार्क्स के लिए मेरा JRF नहीं हुआ था। तो आई थिंक दैट इंटरनल मोटिवेशन वॉज ऑलवेज देयर। एंड देन सर लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली सब लोगों के मतलब घर में भी प्रेशर था, सब लोग थोड़ा डीमोटिवेट हो गए थे। लेकिन लॉकडाउन में एक हमारे साथ मतलब पॉजिटिव आप बोल सकते हो कि आपने जैसे वहाँ पे मतलब इंटरनेट के बिना भी आपने ऑडियोज़ भेज के हम लोगों को एनकरेज करने की कोशिश की बहुत। आई थिंक उसने हम लोगों को बहुत मोटिवेट किया कि सर के पास अभी आपका इतना कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसके बाद भी आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हम तो खुद के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। तो मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन का वो एस्पेक्ट है वो ज़रूरी है। यस सर। आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि हमेशा कोई सेकंड पर्सन आएगा आपको मोटिवेट करेगा, आपको खुद से मोटिवेट रहना पड़ेगा। और एग्ज़ाम उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारी रहती हैं, मोबाइल, पढ़ाई भी मोबाइल से ही करनी है और मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन भी है। हाँ, तो उसको कैसे बैलेंस करते थे कि नहीं इसको एज अ प्रोडक्टिव तरीके से इसको यूज़ करना है, ना कि एज अ डिस्ट्रैक्शन? सर डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली आएंगी अगर मोबाइल पे कुछ है। तो मैंने क्या किया था, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी था मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। उस टाइम पे मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया था कि मुझे ये डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज़ माई ड्रीम टू बिकम अ JRF। सो मैं अपने ड्रीम के आगे ये कॉन्स्टेंट्स आने नहीं दे सकती। तो मैंने उस तरह से सब अनइंस्टॉल करके फिर मैसेजिंग वगैरह, कॉल्स वगैरह भी मैंने कट कर दिए थे। जितना ज़रूरी है फैमिली के साथ बात करना उसी टाइम पे मैं करती थी। और फिर मेरे पेरेंट्स को भी था कि हाँ ये अपने पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, तो वो लोग भी मतलब इतना प्रेशराइज नहीं करते थे सर उस टाइम पे। सो आई थिंक वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी था मेरे पास। वो एक प्लस पॉइंट था। Yes, आपको लगता है कि हाँ वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट था जिसकी वजह से पढ़ते पढ़ते ना एकदम से थक जाते हैं हम, हमें लगता है नहीं अब थक गए हैं, और प्रोडक्टिविटी एकदम से पीक से होती है और एकदम से वो जीरो पे आ जाती है। तो उसको रीगेन करने के लिए, उसको रिफ्रेश करने के लिए क्या करना पसंद करते थे? सर वो मैं आई थिंक सबके पास वो प्रॉब्लम होता है। तो जब मैंने देखा, जब मुझे किसी दिन लगा कि मुझे आज पढ़ाई नहीं, ऐसे मन से आपको लगता है, इंटरनली आपको फील होता है कि आज पढ़ाई नहीं करनी है, तो मैं कभी फोर्स नहीं करती थी कि चलो पढ़ाई ले, बिकॉज मुझको कुछ याद नहीं रहेगा। इवन इफ़ आई स्टडी मुझे याद नहीं रहेगा, वो मुझे पता है। तो मैं मेरे हॉबीज़ है, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, फिर मैं कोई म्यूज़िक ही सुन लेती थी, या फिर कोई नॉवल पढ़ना मुझे बहुत पसंद है तो नॉवल ही पढ़ लेती थी, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन लिया। तो आई थिंक दैट वे मुझे वो टाइम पे मतलब रिलैक्स होने का या फिर काम रहने का वही मेरे मीडियम्स थे सर। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को भी एक सही तरीके से डील किया। यस सर। अब प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की, आपका एग्ज़ाम आ गया है, उससे 1 महीना सपोज करो आपका एग्ज़ाम में रह गया, तो वो जो लास्ट 1 मंथ होता है वो एक ऐसा मतलब ये समझ सकते हैं कि वो ही सबसे ज़्यादा क्रूशियल मंथ होता है कि उसी टाइम पे या तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है या नहीं होता, ठीक है, कि उसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब आपने उसको सही तरीके से यूज़ किया, तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए लास्ट मंथ के दौरान? सर मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, सिंस मेरा शेड्यूल बहुत अच्छा था इसलिए मेरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने रिवाइज़ किया, लास्ट मंथ में रिवाइज़ किया, और जितने PYQs या MCQs हो सके मैंने सारे लगाए, मतलब अनअकैडमी पे जितने अवेलेबल थे वो लगाए। फिर PYQs अगर मैंने पहले भी किए हैं, अगेन आई हैव रिपीटेड द सेम, मैंने फिर से वो PYQs लगाए, और रिवाइज़ मैंने डेली किया, और शेड्यूल मैंने ऐसे बनाया कि मेरा कुछ भी टाइम मतलब ऐसे एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं हो। खाने सोने का टाइम अलग बात है, अदर देन दैट मैं बाहर गई मतलब घूमने के लिए, ना कुछ किया, सिर्फ घर में मेरा जितना शेड्यूल था उसी टाइम में मैंने पढ़ा। और मैं सिर्फ सजेशन देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपका सिलेबस मान लीजिए 50% कंप्लीट है बिफोर द एग्ज़ाम, 1 मंथ ऑफ द एग्ज़ाम, आपको मतलब नेक्स्ट 50% कंप्लीट करने के वजह आपको सिर्फ उस 50% पे फोकस करना चाहिए जिसको आपने कर लिया है। फिर आप उस 50% का ही मान लीजिए PYQs लगाइए, MCQs लगाइए, दैट वे आई थिंक आपको एडवांटेज रहता है एग्ज़ाम में। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें उसी चीज़ पे स्टिक रहना चाहिए कि जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया शुरू से लेके एंड तक, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अब जिस दिन एग्ज़ाम होता है ना, वो जो लड़ाई की जिस दिन है कि आज हम इस लड़ाई के लिए जा रहे हैं, आज हमें इसे जीत के आना है, वो जो 3 घंटे का टाइम होता है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए हो, आपका पेपर शुरू हो गया है, तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है ना। उस टाइम पे अपने आप को न्यूट्रल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है अल्टीमेटली एग्ज़ाम उसी का क्लियर होता है। तो आपके साथ एग्ज़ाम वाले दिन क्या हुआ, और आपको क्या लगता है कि वो इजी क्वेश्चन के लिए या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे जो हार्ट बीट ऊपर नीचे जाती है, उन सारी चीज़ों को किस तरीके से डील किया एग्जैक्टली जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए?
सर जब पहले मैं एग्ज़ाम के लिए जा रही थी, मतलब ट्रैवल करके, तब थोड़ा था कि एनजाइटी थोड़ा है कि एग्ज़ाम है, अच्छे से क्लियर करना है। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में गई, ऐसे होता है कि पहले जब मैंने नेट दिया था तब बाकी सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको देखकर, सब कोई लोग पढ़ाई ही कर रहे थे उस टाइम पे भी, तो उन लोग को देख के थोड़ा एंशियस फील होता है। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंची इस बार, मतलब मैं बहुत ही कंफर्टेबल थी, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है और ये भी मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। और जो हम बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम के पहले रिलैक्स रहना चाहिए और काम रहना चाहिए, क्वाइट रहना चाहिए, तो आई थिंक वो मैंने किसी तरह से वो मास्टर कर लिया था कि मुझे पेशेंटली रहना है एंड दिस इज़ नॉट समवन एल्सेस पेपर, दिस इज़ माई पेपर। और मुझे अपने आप को, जो मैंने पिछले नेट में जो मिस्टेक्स किए थे वो रिपीट नहीं करने हैं और मुझे अपने आप को ही बीट करना है, किसी और को नहीं। सो आई थिंक आई वॉज माई ओनली कॉम्पिटिशन एंड दैट इज़ वाई आई थिंक उसने मुझे पॉजिटिविटी दिया उस थॉट ने, आई थिंक। सो आफ्टर दैट जब मैंने अटेम्प्ट किया, फिर जब क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने देखा कि क्वेश्चन पेपर फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा DI आ गया था। लेकिन बट आई नेवर गॉट नर्वस बिकॉज DY भी मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा था। सो फर्स्ट क्वेश्चन से सीरियसली ही मैंने अटेम्प्ट किया था पूरा, एंड पहले पेपर 1 मैंने ख़त्म कर लिया, उसके बाद ही मैंने पेपर 2 अटेम्प्ट किया। और जो क्वेश्चंस मुझे आते नहीं थे मैंने उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, फिर मैंने स्किप करके अगले क्वेश्चन पे मैं चली गई, फिर अगर वो इजी था तो वो अटेम्प्ट करके अकॉर्डिंगली मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया था। एंड सर आई थिंक इसी की वजह से लास्ट 10 मिनट्स में रह गए थे कि मैंने पूरा रिवाइज कर लिया एक बार क्वेश्चन आंसर। ओके, तो मतलब आपने उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज किया। वो 3 घंटे जो न्यूट्रल रहने की ज़रूरत होती है वो सही तरीके से न्यूट्रल रह के आपने उस एग्ज़ाम को वो अटेम्प्ट कर लिया। सो बहुत सारी पढ़ाई की बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी सीरियस बातें हो चुकी हैं। अब हम एक सेगमेंट करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं रैपिड फायर, जिसमें मैं फटाफट से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसी स्पीड से उनका आंसर देना पड़ेगा। लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यू ओन? I think my spectacles, because without them I cannot see. Okay, good. What job would you be absolutely horrible at? I think corporate jobs, Okay, corporate jobs. because I've got experience and I did not like it much. Okay, what is your dream job and what makes it so amazing? I think obviously to become a good professor, Okay. and obviously I can change the lives of many people, so I think that is why it is very important. Is there any app that you hate but use anyways? I use Instagram but I don't like it that much. Okay. What's something you have tried that you will never ever try again? I think I tried dancing once, but I'm not a good dancer. Okay. If you could change one thing about your upbringing, what would it be? Not exactly upbringing, but yes, since my childhood, I think I was a little short-tempered, so I need to change my temperament, I guess. Okay. What is something you learned in this year? I think I have learned to become more patient, Okay. and to remain calm in very difficult situations. Great. If you could learn any language, what would it be? Bengali. Okay. What movie has everyone else seen but you have not? Money Heist. Okay, Money Heist. Okay, so last question is, if you had to change your name, Okay. what would be your new name and why you would choose it? Okay, it's an Assamese name. Like my cousin has this name, Bonjita. That means the queen of the forest. Okay, So I like that name very much. ओके, तो रैपिड फायर में आपने सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिया है, तो इसीलिए हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है जो हम आपको देना चाहते हैं। सो हियर इज योर गिफ्ट। Thank you so much, sir. नीचे रख दीजिए। सो यहाँ पर हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम जो भी हमारे पास टॉपर आता है वो नेक्स्ट किसी एक टॉपर को टैग करता है जिसको कि हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए बुलाना चाहते हैं। तो कोई टॉपर है आपके माइंड में जिसको आप टैग करना चाहते हो और चाहते हो कि हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पे बुलाएं? Sir, I would like to suggest the name of Shubhi Changani. Okay. She has topped in commerce. ओके, सो शुभी अब वेट कीजिए, हमारा जल्दी ही हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी और जल्दी ही आपका भी इसी तरीके का हमारे साथ शूट होगा।
सो हमने हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लास्ट में मैं आपको चाहूँगा कि आप हमारे लर्नर्स के लिए कुछ मैसेज दें, उनको कुछ मोटिवेट करें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो बेसिकली जब आप ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आई थिंक बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली दैट यू रियली नीड टू गो फॉर टीचिंग एंड रिसर्च। एंड आई थिंक इफ़ यू हैव द फेथ एंड बिलीव इन योरसेल्फ then you can obviously do wonders in this world. And I think सब लोगों को जो self confidence है and plus external motivation के लिए wait ना करके जो internal motivation है, I think उस पर focus करना चाहिए। And I think अगर आप लोग अपने strengths and weaknesses के हिसाब से आपकी strategy formulate करेंगे तो I think everyone will succeed in this exam. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को जान के। आई होप कि स्टूडेंट्स को भी काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा कि किस तरीके से ये जो जर्नी है वो बच्चे शुरू कर रहे हैं, तो उनको आपकी इस जर्नी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एक बार फिर से बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much sir for having me here. सो ये थी हमारी उपासना की कंप्लीट जर्नी, जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग से लेके अपनी JRF क्लियर करने तक के हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जितने भी स्टूडेंट्स UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि उनको इस वीडियो से, इस इंटरव्यू से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बस इन सारी चीज़ों को सीखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन में इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते रहिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप ही से ही कोई स्टूडेंट है यहाँ पर हमारे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट शूट में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। लेट्स क्रैक इट।